हेलो बच्चों, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। उसमें मैं बताने वाला हूँ प्रकाश पुंज या किरण पुंज। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही लाइक कर दें, और यदि कहीं पर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट के जरिए उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज, उसी को प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों कहा जाता है। तो देखते हैं। देखिए, प्रकाश पुंज या किरण पुंज, जब प्रकाश एक सरल रेखा में चलती या गमन, चलना या गमन करना एक ही होता है, चलती या गमन करती है तो उसे किरण कहते हैं। और जब प्रकाश समूह में गमन करती है तो उसे प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश अकेला यानी सरल रेखा में, एक रेखा में एक प्रकाश की किरण गमन करेगा, अकेला गमन करेगा, तो उसे किरण कहेंगे या प्रकाश किरण कहेंगे। कोई किताब, कोई बुक प्रकाश किरण या कोई किरण लिखता है तो उसे किरण या प्रकाश किरण कहेंगे। और जब वही समूह में गमन करेगा, जैसे 5 की संख्या, 10 की संख्या, 20 की संख्या में, तो उसे हम लोग किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक किरण गमन कर रहा है, एक ही रे है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, किरण। और जब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, चाहे वो एक बिंदु से निकलकर अनेक बिंदु में फैले, समांतर चले या अनेक से एक पर फैले, लेकिन क्या कहलाएगा, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज होता कितने प्रकार की है, तो देखिए, किरण पुंज या प्रकाश पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। देखिए, पहला, हाँ बच्चों, तो देखते हैं पहला, अपसारी किरण पुंज। आप लिखना नहीं भूलिएगा, हम नहीं लिखे हैं बट आप लिखिएगा, अपसारी किरण पुंज। अब इस बात के लिए कोई कमेंट मत करना यार, क्योंकि आप इतना लिख सकते हैं। अपसारी किरण पुंज, देखिए अपसारी किरण पुंज क्या होता है, जब किरण एक बिंदु स्रोत से निकल कर अनेक दिशाओं में फैलती है। जब किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर अनेक दिशाओं में फैलती है तो उसे, या फैल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। देखिए, जैसा फिगर बना हुआ है कि यहाँ पर से निकला है किरण, यहाँ पर से निकला है और सभी दिशाओं में देख रहे हैं फैल गया है, एक जगह से निकल के अनेक दिशाओं में फैल गया, तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। दूसरा है समांतर किरण पुंज। देखिए, दूसरा क्या है, समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश समांतर रेखा में गमन करती है, जब प्रकाश समांतर रेखा में गमन करती है या चलती है तो उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। जैसा देखिए फिगर बना हुआ है, देख रहे हैं, सब रेखा क्या है, समांतर चल रहा है, एक दूसरे के समांतर है। तीसरा क्या है आपका, अभिसारी किरण पुंज। तीसरा क्या है, अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश अनेक बिंदु से आकर एक बिंदु पर मिलती है, जब प्रकाश अनेक बिंदु से आकर या निकलकर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से आने के बाद यहाँ पे एक जगह पर क्या हुआ है, मिल गया है, तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। वैसे किरण पुंज को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। हाँ बच्चों, तो आगे है आपका प्रदीप्त और अप्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। तो देखते हैं, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त, दीप्तिमान,
आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। किसी बुक में प्रदीप्त, किसी बुक में दीप्तिमान और किसी बुक में आत्मदीप्त भी लिख दिया है। तो तीनों में से कोई रहे तो क्या यही डिफिनेशन लिखना है कि वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त, दीप्तिमान और आत्मदीप्त वस्तु। जैसे सूर्य, तारा इत्यादि और भी हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, लालटेन हो सकता है इत्यादि हो सकते हैं। उसके बाद है आपका वैसा वस्तु जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसे क्या अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे चांद तारा क्या है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, तो हम लोग चांद तारा को भी देखते हैं, टेबल कुर्सी को भी हम लोग देखते हैं, इस स्केच को भी देखते हैं, लेकिन कैसे देखते हैं, इसके पास अपना रोशनी नहीं है, ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जब लाइट का प्रकाश यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ से टकराने के बाद हमारे आँख की रेटिना तक पहुँचता है, तब इसको हम लोग देख पाते हैं, अन्यथा इसको नहीं देख पाते। तो जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु, और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त में आपका आ गया चांद तारा, लाइट बल्ब इत्यादि, और अप्रदीप्त में टेबल कुर्सी स्केच कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे कोई कर सकता है कि बताइए चंद्रमा प्रदीप्त है या अप्रदीप्त। तो बच्चों दोस्तों जान लीजिए कि चंद्रमा अप्रदीप्त है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना कोई रोशनी नहीं है, चंद्रमा अपने आप से प्रकाशित नहीं होती, चंद्रमा दूसरे की प्रकाश से प्रकाशित होती है। इसलिए आप नोट में लिख दीजिएगा, नोट में चंद्रमा अप्रदीप्त है क्योंकि यह प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है। ये आपको बोर्ड में नहीं बट कंपटीशन में कोई पूछ सकता है, या चलते फिरते कोई बंदा आपसे पूछ सकता है। तो बच्चों अगला पॉइंट है वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है पारदर्शी पदार्थ कहलाती है। जैसे शीशा, पानी, हवा इत्यादि। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की कुछ ही किरण पार कर पाती है पारभासी पदार्थ कहलाती है। जैसे में तेल से भींगा हुआ कागज, कपड़ा इत्यादि। अगला है वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल भी पार नहीं कर पाती है अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, ईंट इत्यादि। देखिए कहना है कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी पूर्वक पार कर जाए। जैसे देखते हैं कांच यानी शीशा से प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। हवा में प्रकाश आसानी से चलती है, पानी में भी प्रकाश लगभग आसानी से ही चलती है, थोड़ा बहुत का इधर उधर है, बट सेम ही उसको मान के उतना नेगलेक्ट करके हम लोग चल सकते हैं कि पानी में भी प्रकाश को चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे हम लोग, पारदर्शी पदार्थ, यानी आर पार दिखना। पारदर्शी का मतलब आर पार दिखना, जिसमें आर पार हमको कोई भी चीज़ दिख जाए उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी। और वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की कुछ ही किरण पार कर सके। जैसे कपड़ा की इधर से लाइट जलाइएगा तो उधर देखिएगा कुछ लाइट आपको दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा ऐसा नहीं, और बिल्कुल दिखेगा ऐसा भी नहीं, कुछ दिखेगा, या तेल से भींगा हुआ कागज से भी कुछ दिखेगा। तो ऐसा पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी। पारभासी का मतलब पूरा पार नहीं करना, कुछ ही किरण पार करना, तो क्या हो जाएगा, पारभासी। और वैसा पदार्थ जिनसे बिल्कुल ही पार नहीं करे, जैसे लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया इत्यादि, इस सब में बिल्कुल ही पार नहीं कर पाता है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी, यानी अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। तो बच्चों अगला पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन, जो मेरा चैप्टर का नाम था, जिसका मुझे इंतज़ार था, जिसका मुझे
था इंतजार वो घड़ी आ गई। देखिए, तो मुझे किसका इंतजार था? प्रकाश का परावर्तन, और वही अब आ चुका है आपके सामने बोर्ड पे। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है, या दूसरे शब्द में इसको बोल सकते हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, दोनों में एक ही बात बोला गया है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौट गया तो उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोल देंगे। जैसे में देख लीजिए कि यहाँ से प्रकाश निकला एक टॉर्च से प्रकाश निकला, और ये परावर्तक सतह है, एक शीशा रखा हुआ, इसे टकराने के बाद देखिए ये इस दिशा में लौट गया। प्रकाश यहाँ से आया और ऐसे को लौट गया, तो हम लोग क्या कहेंगे? इसे प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तक सतह कौन सा हुआ? तो ये हुआ। आप नोट में जरा लिख लीजिएगा, प्रकाश जिस सतह से टकराकर वापस लौटती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। यानी प्रकाश जिस सतह से टकराकर वापस लौटते हैं उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। जैसे यहाँ से तो प्रकाश आया लेकिन इस शीशा से टकराने के बाद देखिए लौट गया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। देखिए प्रकाश बिल्कुल जितना प्रकाश आया है उतना तो नहीं लौटता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा के पूरा लौट जाता है, लेकिन कुछ प्रकाश जितना किरण आता है, प्रकाश आता है, तो वस्तु द्वारा कुछ अवशोषित हो जाता है और अधिकतर भाग वापस लौट जाता है। तो यही वापस लौटने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का आना और प्रकाश का चले जाना क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों अब है प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो प्रकाश के परावर्तन का मुख्य दो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन का मुख्य दो नियम होता है। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही समतल में होता है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा क्या है? दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या किसी बुक में लिखता भी है कि आपतन कोण की जया, जया का मतलब क्या होता है? कोण, यानी त्रिज्या। जया का मतलब कोण होता है। आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया बराबर होती है। जैसे देख लीजिए आपतन कोण की जया क्या हो जाएगा? I, और परावर्तन कोण की जया क्या हो जाएगा? R। दोनों क्या होता है? बराबर होता है। और पहला नियम है जो तीनों एक ही समतल में होता है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए जो प्रकाश आ रहा है, उधर से जो प्रकाश आ रहा है, सिर्फ देखिए जो प्रकाश आएगा सो कैसे आएगा? देखिए प्रकाश यहाँ पर आप देख लीजिए फिगर में जरा देखिए, प्रकाश आया और लौट गया, और यहाँ पे क्या अभिलंब है। तीनों आप देख लीजिए एक ही ब्लैक बोर्ड पे आपको दिख रहा है, एक ही व्हाइट बोर्ड पे तीनों दिख रहा है ना। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। मैंने पहला नियम में क्या लिखा है? और पहला नियम है क्या? आपतित किरण। तो पहला क्या है? आपतित किरण। दूसरा क्या है? परावर्तित किरण। तो दूसरा क्या है? परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या हो गया? ये पर डाला गया क्या? अभिलंब। तो डाला क्या है? क्या? अभिलंब, जिसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। अभिलंब एक ही, अभिलंब कहाँ पे है? देखिए एक ही समतल में होते हैं। तो एक ही बोर्ड पे है, तीनों का तीनों कहाँ है? एक ही बोर्ड पे है। पहला नियम मेरा फिगर से क्लियर हो गया। अब दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए आपतन कोण कौन सा हो जाएगा आपका? I। आपतन कोण कौन सा होगा? I। तो देखिए AON बराबर क्या हो जाएगा? BON। यानी यही ना कहता है नियम आपका कि कोण I बराबर कोण R। देखिए आपतन कोण कौन सा हो जाएगा? AON बराबर क्या हो जाएगा? I।
कोण AON बराबर कोण I, जिसे क्या कहते हैं आपतन कोण। दूसरा क्या है परावर्तन कोण। तो देखिए परावर्तन कोण कौन सा होगा BON यानी R। परावर्तन कोण कौन सा हो जाएगा BON। तो BON बराबर क्या हो जाएगा कोण R, जिसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो दूसरे नियमानुसार दूसरा नियम क्या कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो कोण AON बराबर कोण BON हो गया। तो देखिए AON कितना है आपका कोण I और BON कितना है कोण R। तो क्या हो जाएगा कोण I बराबर कोण R, इसीलिए I बराबर R, यानी ये आपका हो गया क्या प्रकाश की परावर्तन नियम, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है और पूछा जाने की संभावना है। तो आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जितना तक हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों देखिए सिर्फ थ्योरी पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें थ्योरी के साथ साथ हर लेक्चर में क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बन सकता है साथ साथ क्वेश्चन भी कंप्लीट करते चलना है, जिससे कि हमको आसानी रहेगी। बाद में बहुत सारा क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा थ्योरी के साथ डेली इंजॉय लेके मजा लेके पढ़ते रहेंगे और चैनल पे बने रहेंगे। तो देखिए जो मैंने इस लेक्चर में थ्योरी बताया है उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा। दूसरा बनेगा पारदर्शी पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं या प्रकाश के परावर्तन को लिखें। चौथा क्वेश्चन आपका बनेगा परावर्तन के नियम को परिभाषित करें। ये सब क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने की संभावना है। देखिए ये क्वेश्चन आपको सिर्फ बोर्ड के लिए ही नहीं, ये थ्योरी जो आपको बताया जाता है हमारे इस चैनल के माध्यम से, सो आपको सिर्फ बोर्ड के लिए ही नहीं, ये कंपटीशन में भी आपको काम आएगा। जैसे 10th लेवल का जो भी आपका कंपटीशन है, पॉलिटेक्निक हो गया, आपका पैरामेडिकल हो गया, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कंपटीशन आते हैं, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको फ़ायदा दे सकता है, ये सहूलियत दे सकता है। तो आप थ्योरी के साथ क्वेश्चन करते रहें, इस चैनल से जुड़े रहें, और यदि आपको कहीं पर डाउट रह गया हो या किसी बात पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज इस लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।